मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बशीर। नाज़रीन, ऐनक वाला जिन एक ऐसी दास्तान है जो एक दहाई कबल पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ज़ुबानी याद था। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये ड्रामा बहुत ही पसंदीदा ड्रामा होने की हैसियत रखता था। 1980 की दहाई के लोगों से इस ड्रामे के बारे में बात की जाए तो वो बेख्तियार मुस्कुराकर इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस ड्रामे में खैर और शर के जिनों के किरदार दिखाकर बच्चों की अखलाकी तरबियत की जाती थी। पाकिस्तान में नशर होने वाला ये ड्रामा अपनी मिसाल आप है। इस शाहकार ड्रामे के मशहूर किरदार हामून जादूगर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, बड़ा करम हर हाल में। आप बच्चों की दुआएं आपकी। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आपको अदाकारी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? अदाकारी का शौक़ ऐसे हुआ कि मेरे ताया जान थे आसिफ जा, जो कि अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन थे, हीरो थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे। उन्होंने फिल्म शेख चिली, मान पर आवांदा और वलैत पास कई फिल्में कातिल बनाई थी। तो उनके घर में जब जाता था ताया जान के घर, तो सारे एक्टर इकट्ठे हुए होते थे। उनको देख देख के मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला सारे वहाँ पर आते थे। तो उनके देखते हुए पे मैं कहता कि यार मैं भी ये काम करूँ। तो मुझे मेरे ताया कहते थे कि तू एक्टर नहीं बन सकता, तेरा कद छोटा है, तेरा नक मोटा है, तू फीना आगा में, इसके लिए बड़े हीरो की खूबसूरत आदमी की ज़रूरत होती है। तो मैं बड़ा मायूस हो जाया करता था। फिर ऐनक वाला जिन शुरू हो गया, तो इसमें एक नेगेटिव रोल आया हामून जादूगर का। को हीरो तो नहीं था, लेकिन वो मैंने इतनी मेहनत के साथ अदा किया, इतने मुश्किल मंत्र पढ़े कि वो जो नेगेटिव कैरेक्टर था वो हीरो से भी आगे निकल गया। और जब मैंने अपने ताया आसिफ जान को बताया कि ये मैं प्ले कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा वो टीवी पे ड्रामा देखा, मुझे सीने से लगाया और मुझे कहा कि मैंने तुम्हें पास कर दिया है कि एक्टिंग के लिए कद, रंग और शक्लें नहीं देखी जाती, इस पर अल्लाह का ख़ास करम होना चाहिए। आपके बच्चों में से भी इस फील्ड में कोई आगे आया है? मेरे बाद मेरा बेटा सैयद जमाल पाशा है, उसने एमफिल किया है फिल्म में, टीवी में वो आया है। और फिर दूसरा बेटा है बिलाल पाशा, उसने इंग्लिश लिटरेचर में किया है, वो कंप्यूटर पे उसको बराबर हासिल है। ये जो हम अलहमरा में ड्रामा करते हैं तो वो उन्हीं के रूहे रवां हैं, उन्होंने सारा ड्रामा संभाला हुआ है और उन्होंने ही इस ड्रामे को आगे तक पहुँचाया हुआ है। आप हमें बताइएगा कि इस शाहकार ड्रामे का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? नहीं, मुझे इसका ख्याल नहीं आया, मैं तो छोटे मोटे रोल करता था। मेरा प्रोड्यूसर था हफीज़ ताहिर, उसने सोचा कि हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं वो इतने मसाइल हैं कि उसको कोई एक सियासतदान, कोई एक अदारा हल नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ जिन आए जो आके तो हमारे मुल्क के मसाइल को हल करे। तो उसके नाते में, उसकी रोशनी में उन्होंने एक ऐसा जिन क्रिएट किया, बच्चों का खौफ भी ख़त्म किया जाए और हमारे जो मसाइल हैं उस जिन के ज़रिए वो भी हल करने की कोशिश की जाए। उस नाते में हमने ये ऐनक वाला जिन ड्रामा क्रिएट। इस ड्रामे में आपने बहुत से पॉजिटिव मैसेज बड़ों के अलावा बच्चों में भी कन्वे किए हैं। आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर मैसेज जो बच्चों में कन्वे हुआ वो क्या था? वो ये था कि आपने अपने मुल्क से प्यार करना है, अपने वतन से प्यार करना है और अपने कौमी हीरो से प्यार करना है, पाकिस्तानी परचम से मोहब्बत करनी है, इसको नीचे नहीं गिरने देना, ये जहाँ भी मिले इसको उठाकर ऊपर रखें। और वो जो रंग बिरंगी नीली, लाल, पीली झंडियाँ हैं वो हमारी झंडियाँ नहीं हैं। हमारे पाकिस्तानी परचम का रंग है सब्ज़ और सफ़ेद और सितारे वाला। इसी पे आपने अमल करना है और इसको आपने एहतराम करना है। आपके बारे में हमने सुना है कि आप बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। हाँ, शरारती तो था, सारे बच्चे होते हैं। और वो मैं तस्वीरें बनाता था, एक जो बड़े बड़े एक्टरों की तस्वीरें होती थी लड़कियों लड़कों की, तो मैं उसी साइज़ की अपनी तस्वीर बनवाता था, फिर उसको काटता था और उसके ऊपर लगाता था तो अखबार की तराशे के ऊपर, फिर वहाँ से एक तस्वीर बनाता था और यूँ लगता था कि वो मैं हूँ, कोई दूसरा। मतलब उस वक्त कमाल होते थे, अदाकार कमाल, फिल्म स्टार हबीब, अकमल, तो उनके चेहरों के ऊपर मैं अपनी तस्वीर लगा के तो वो मैं बनाया करता था, कॉपी टू कॉपी। मैंने उन पे बड़े पैसे खर्च किए और वो मेरा अभी भी कई मेरे क्लास फेलो मिलते हैं तो कहते हैं यार पाशा तुझे तो उस वक्त का शौक़ है, हमें याद है कि तू चेहरों के ऊपर अपना चेहरा फिट करके कहता था मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। ऐसी कोई शरारत आपने की हो जिससे आपको, जिसकी वजह से आपको आपके पेरेंट्स से मार पड़ी हो?
मार पड़ी थी वो ये था कि जिस तरह मुझे एक्टिंग का शौक़ है तो झोंक साल एक ड्रामा चलता था, यावर रियाज साहब बड़े सीनियर हमारे प्रोड्यूसर थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, फोत हो गए हैं। उनके ड्रामे की रिकॉर्डिंग रात को हुआ करती थी, तो मैं रात को जाता था वहाँ पे अपने तकिए रख के ऊपर मैं चादर डाल के तो मैं रात को भाग जाता था 11-12 बजे, और सुबह 6 बजे आके तो मैं बाकी सो जाता था कि पता न चले। एक दिन मेरे वालिद साहब कहीं नमाज़ पढ़ने के लिए उठे हैं तो उन्होंने मुझे हिलाने की या उनको शक पड़ा है, उन्होंने आके देखा तो तकिए पड़े हुए हैं और मैं नहीं था। वो बेचैन बाप थे, वो फिरते रहे 5-6 बजे से मुसलसल वॉक कर रहे थे कि ये कहाँ गए। तो जब सूरज चढ़ा है और हमारी रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई है, मुझे दूर से आता देखा तो उस वक्त फिर मुझे मार पड़ी कि तुम बगैर बताए क्यों गए। मैंने कहा जी मुझे एक्टिंग का शौक़ है। उन्होंने कहा ठीक है, एक्टिंग का शौक़ तुम्हें ज़रूर है लेकिन पहले 16 जमातें पास करो। उस वक्त 16 जमातें होती थी। फिर मैंने एमए किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एमए जर्नलिज्म किया। उन्होंने कहा अब तुम्हें इजाज़त है, जाओ ड्रामा करो। उसके बाद फिर मैंने काम किया, मुझे 17 स्केल की नौकरी भी मिल गई और फिर दोस्तों ने भी इज़्ज़त की और इस तरह से मैं अदाकार भी बन गया। इस शाहकार ड्रामे के आप मनफी किरदार थे। आम लोगों में जब आप जाते थे तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता था? उनका यही होता था कि देखें वो मेरे बगैर बच्चे रहते भी नहीं थे। वो ये कहते थे कि आप अब जब वो मैं नस्तूर को या करनानी को या वो हमारी जो मोहतर और इमरान बच्चे थे ज़कूटा को काबू करता था, तकलीफ़ पहुँचाता था तो बच्चों को तकलीफ़ होती थी। वो जो मुझे मिलते थे कहते हैं देखें जी वो आपने मोहतर इमरान को कुछ नहीं कहना, आपने नस्तूर जिनको बकरी नहीं बनाना। मैं कहा अच्छा बेटा मैं अब नहीं आऊँगा। कहते नहीं तुमने आना भी ज़रूर है, तुम्हारे बगैर ड्रामे का मज़ा भी नहीं आता। बस उनको कुछ ना कहें, मेरे बगैर मज़ा भी नहीं उनको आता था, लेकिन वो चाहते थे कि वो जो उनके पसंदीदा पॉजिटिव किरदार है उनको मैं कुछ ना कहूँ। बस ये शर्त होती थी उनकी। तो अक्सर बच्चे आपसे डर भी जाया करते थे? हाँ, असल में डर को दूर करने के लिए हमने ये ड्रामा किया था। उसका मेन थीम भी यही था कि जिन बच्चों के ज़हन में जिन और जादूगर का खौफ है उसको ख़त्म किया जाए। कि जो हमारा नस्तूर जिन है वो एक घर में आता है, बच्चों से दोस्ती करता है और उनके मसाइल हल करता है, लेकिन बच्चों के ज़हन में खौफ था। जब मैं यहाँ DGPR में डायरेक्टर था तो वो बच्चे जो थे ना, दोस्त कहते थे कि जी हमून जादूगर हमारे दफ्तर में काम करता है। उनके बच्चे जब आते थे तो वो बड़ा डर डर के दरवाज़ा खोलते थे। ये ऐसे करके दरवाज़ा खोला है, मैं सामने सीट पे बैठा हूँ, अब वो ढूंढ रहे हैं यूं यूं करके कि हमून जादूगर किधर है। तो फिर मुझे कहते थे हमून जादूगर, मैं कहता अभी बुलाता हूँ आ जाओ। उनको बिठाता था, आराम से बिठा के मंत्र सुनाता था, तस्वीरें बनाता था, प्यार करता था कि मैं दुनिया में इस लिबास में आया हूँ। जब मैं कोक ऑफ से जाता हूँ तो फिर मैं अपने गेटअप में जाता हूँ। इस तरह से मैं उनका खौफ ख़त्म करता था। तो आप हमें बताइएगा आपको उल्लू उल्लू हेलो करना कैसा लगता है? हाँ, असल में जो उल्लू हेलो 80-420 80-9-2-11 है, इसकी एक कहानी ये है कि मैं मेरी दोस्त थी एक लड़की, उसको मैं जब भी फ़ोन करता था तो वो हर दफ़ा पूछती थी हेलो कौन बोल रहा है। 1 साल गुजर गया, मैंने तंग आ गया। मैंने कहा यार तुम्हें मैं जब भी फ़ोन करता हूँ आगे तुम कहती हो कौन बोल रहा है, तो तुम्हें आज तक मेरी पहचान ही नहीं हुई। कहती अच्छा तुम ऐसे करो, तुम जब फ़ोन किया करो ना तो तुम कहा करो 80-420 80-9-2-11, तो मैं समझ जाऊँगी तुम्हारा फ़ोन है। तो मुझे उसने बताया था। फिर वहाँ से मैंने उल्लू हेलो साथ लगा लिया कि उल्लू का जो है ना कॉन्सेप्ट ये बड़ा ज़हीन परिंदा है, तो सिर्फ हेलो हेलो ठीक नहीं था, मैंने उल्लू हेलो लगा के और वो जो 80-400 भी लगा के इसको मुकम्मल कर लिया। तो आप हमारे नाज़रीन को ये एक्ट करके दिखा सकते हैं? जी उल्लू हेलो। हाँ, इसका मज़ा तो गेटअप में आता है, लेकिन उनको यकीन आ जाएगा कि उल्लू हेलो 80-420 80-9-2-11 तुसी 420 तुसी 9-2-11। मेरा नाम हामून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं है। और बिल बतौड़ी को भी जानते हो ना, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है, सोनिया शादियाँ पालियाँ। जी बहुत मज़ा आया आपका ये डायलॉग सुन के। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि आम तासुर पाया जाता है कि जवानी में मोहब्बत का दौर आता है, तो आपको भी कभी किसी से मोहब्बत हुई है? हाँ, हो जाती थी मोहब्बत। ये जो है ना मोहब्बत हो जाती है, ये की नहीं जाती, जवानी में होती है इर्द गिर्द में ना। तो आपको आपकी मोहब्बत मिली? नहीं, मोहब्बत मिली नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं मिली जी। लेकिन ये है कि जब ड्रामा हिट हुआ तो वो जो नफ़रत करती थी लड़कियां मुझसे, जो कहती थी अपनी शक्ल देख तू शादी करना चाहता है, मोहब्बत करना चाहता है, वो मुझे धुतकार दिया करती थी। और मैं बड़ा शर्मिंदा हो जाता था कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि अगर मैं किसी से कहता हूँ आई लव यू तो अगली कंधी से अपना मुँह देखिए ही। लेकिन अल्लाह मियाँ ने मुझे जब नाम दिया, शोहरत दिया, तो उन्हीं लड़कियों ने जिन्होंने मुझे शादी के लिए रिजेक्ट किया था, जिन्होंने मोहब्बत करने से इनकार किया था, तो शक्ल देखी है, उन तमाम
की दोस्तियाँ इतनी मजबूत हो गई थी कि वो नाम के लिए फिर, लेकिन मेरी दोस्ती नहीं थी क्योंकि वो हामून जादूगर से प्यार करती थी। हसीब पाशा से प्यार सिर्फ मेरी बीवी ने किया है, वही मेरा सच्चा और पहला प्यार है कि जिसने बगैर किसी लालच के की है। बाकी उसके बाद जितनी भी आई हैं, जो पुरानी दोस्तें भी उसमें आई कि जनाब हम वो जिन्होंने अपना इज़हार अफसोस भी किया, शर्मिंदगी भी की कि सॉरी हमने उस वक़्त आपको दुत्कारा ये किया, लेकिन हमने बड़ा दिल रख के उन सबको माफ़ कर दिया। तो आप हमें ये बताइएगा कि आपकी जो बेगम हैं, आपकी जो बीवी हैं, वो आपको हामून जादूगर के नाम से बुलाती हैं या हसीब पाशा के नाम से? नहीं, मैंने इसका पहले बता दिया ना कि मेरी बीवी ने हसीब पाशा के साथ शादी की है। उसको कई मुकामात पर शक पड़ता है, जब कोई लड़कियों के फ़ोन आते हैं, रास्ते में हम जा रहे हों, सेल्फियाँ बनाती हैं, ऑटोग्राफ लेती हैं, तो उस वक्त उसको होता है तकलीफ होती है कि, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, ये सारे बच्चे जो मिलते हैं ना, ये हामून जादूगर से प्यार करते हैं। तुमने हसीब पाशा से प्यार किया है और तुम माइंड ना किया करो। और ज़्यादा माइंड वो उस वक्त करती थी जब कहीं मेरे साथ जा रही हो और कोई बच्चा मेरे पास आ जाए, वो कहे जी हामून जादूगर, मैं कहूँ जी, तो फ़ोन पूछते हैं मेरी बेगम की तरफ इशारा करके ये बिल बतौड़ी है। उस वक्त उसको गुस्सा चढ़ता था कि खाना खराब हो, बिल भैन दे विच ते बीवी च बड़ा फर्क होंदा वे, तुसीं एकदम क्यों पुछदे हो। मतलब मुझे लोग कहते थे तुहाड़ी भैन दा की हाल है, मैं गर्मी खा जाता था कि यार बहनों के बारे में पूछना एक बड़ा तज़हीक अमल होता है कि किसी के बहन के बारे में पूछना। लेकिन बाद में मुझे दोस्तों ने कहा नहीं यार, वो बेसाख्ता आपसे पूछते हैं, उनकी मोहब्बत का इजहार है कि जी वो बिल बतौड़ी का पूछते हैं क्या हाल है, तो तुम उसका बता दिया करो और तेरी कोई सकी भैन के बारे नहीं पूछते। इस ड्रामे का कोई ऐसा सीन जो कि स्क्रीन के पीछे हुआ हो, आप हमसे शेयर करना पसंद करेंगे? इसमें एक सीन ये था कि उसमें काला जादूगर का एक महल होता है और उसमें मैं रीछ एक बड़ा देव का था, बड़ा ज़बरदस्त। मैं रीछ के ऊपर बैठ के अपनी फतह का ऐलान कर रहा हूँ और उसकी मेरे हाथ में तलवार है और मैं उसके दरबार में हाजिर गया हूँ। काला जादूगर के नज़रबाज मरहूम होते थे और वहाँ पर गया हूँ, तो मैंने उसको अब रिहा करना है। काला जादू रीछ को जो है ना, काले जादूगर को मैंने रीछ बनाया हुआ है और उसके बाद मैं उसके दरबार में आया हूँ और उसको रीछ को मैं कहता हूँ कि अब तुम जाओ, मैंने इस हाल पे कब्जा कर लिया। और उस रीछ के साथ मैंने बगलगीर होना था, मुझसे भी बड़ा और सेहतमंद रीछ था। वो जो रीछ का मालिक है वो कहता है कुछ नहीं कहता पाशा साहब, कुछ नहीं कहता नू जफ्फी पा लो। मैंने उसको उसी अंदाज में, मैं जब उसको बगलगीर हुआ तो उसने मुझे टाइट करना शुरू कर दिया। जब और टाइट किया, मेरा सांस रुकना शुरू हुआ, तो मैं नीचे बैठ गया। नीचे बैठा हूँ तो उसके हाथ यहीं के यहीं रह गए और उस वक्त मुझे यकीन है कि अगर चंद सेकंड मैं और रहता तो मेरा दाम निकल गया ऐसे। इसी तरह हमारा एक सीन होता है कि वो एक फनियर सांप है, वो सांप को मैंने पकड़ा, वो सांप बताता है कि जकूटा कहाँ पर गया। वो सांप को यूँ कहता था उसका मालिक कि इसको पोला पोला फोड़ो जी, आराम से फोड़ो। मैं और उसका वो यूँ फन होता था, उसको यूँ पकड़ता था तो और मैं वो जहाँ जहाँ उसका मुंह था मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और उसने एकदम पलट के एकदम मुझे एक किया और मैंने उसको छोड़ दी और मुझे वो डरा रहा है कुछ ना। मैं कहा तू बंदा मारना यार, कहीं जाना है, इन्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये दो वो वाक़यात थे कि जहाँ मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली और अगर वो अपना काम दिखाते तो आज हामून जादूगर आपके पास ना होता। इस ड्रामे के अहम किरदार जो कि अपने आखिरी वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करके गए, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? इसकी बुनियादी वजह हुकूमत का जो है ख्याल ना रखना है कि हुकूमत जो है हमारे फ़नकारों को बर वक्त पैसे नहीं देती, उनकी जो आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फ़ंड होते हैं वो उनको बर वक्त नहीं मिलता। अगर फ़नकारों को कोई सस्ती चाय नहीं मिलती, फ़नकारों को सस्ता खाना नहीं मिलता, उनके हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये बेचारे इसी तरह कसम पुरसी की हालत में मर जाते हैं। अगर हुकूमत हमारा ख्याल रखे फ़नकारों का, मतलब ज़कोटा जिन बहुत बुरी हालत में मरा, हैंड टू माउथ था, करनानी चुड़ैल, बिल बतौड़ी और हमारे जो राइटर थे ए हमीद साहब, गयूर अख्तर, सारे हमारे ऐसे मिले। हुकूमत अगर इनका ख्याल रखे, इनको महाना की बुनियाद पर इनको पैसे देती रहे, सस्ता खाना सब्सिडी में दे, तो यकीनन ये बीमार नहीं होंगे और इनके चंद दिन जो आखिरी अयाम है वो अच्छे गुजर जाएंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि आप एक अहम इदारे के डायरेक्टर भी हैं, तो आपने क्या खिदमत सर अंजाम दी? मैंने अपना जो ड्यूटी है वो तो बड़ी फर्शनासी के साथ अंजाम दी और मैंने उसमें कोई भी खलल नहीं आने दिया ड्रामे की वजह से, क्योंकि PTV की और DGPR की दीवार एक थी। मैं वहीं पे मुलाजिम था और वहीं पे जब ड्रामा शुरू हुआ तो वो साथ ही हम आ जाया करते थे। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे छूट दी थी कि आप एक सरकारी ओहदे पर, बड़े सेंसिटिव ओहदे पर फाइज हैं, तो आप अपने ड्यूटी के बाद आ जाया कीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग वो कर लेते सुबह, तो मैं 4 बजे के बाद जाके रात 12 बजे तक अपने सारे शॉट ओके करवा देते। प्रोड्यूसर की मेहरबानी से मेरी नौकरी में वो ड्रामा हायल नहीं हुआ। ड्यूटी अपनी जगह पे सरकार की और बच्चों का ड्रामा अपनी जगह, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत मैनेज कर दिया था।
ऐसे कौन से अवामिल का फुकदान है जो आज हमारी इंडस्ट्री इतनी कामयाब नज़र नहीं आती जितना पहले एक ज़माने में हुआ करती थी? इसमें बजट है, अच्छा डायरेक्टर नहीं है, अच्छा राइटर नहीं है, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम रातों रात सुपर हिट होना चाहते हैं, हम होमवर्क नहीं करते। अगर ये चीज़ें ना हो, आप सब्र और तहम्मुल के साथ, आप हमारी क्लासेस नहीं है एक्टिंग की कि जहाँ पर हम कुछ सीख सकें। लेकिन अब ये है कि कुछ थोड़ा सा शुरू हुए हैं लोग एक्टिंग की तरफ, फिल्म है, टीवी है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, ड्रामा है, लेकिन उस हद तक नहीं है कि जिस हद तक इनको सीखना चाहिए। जिस तरह हमसाया मुल्कों की हमारी पूना अकेडमी वगैरह है जहाँ से लोग सीख कर आते हैं, अगर वैसी अकेडमी यहाँ पर भी नहीं, बाकायदा अदारे हों, तो ये लोग ट्रेंड होकर आ सकते हैं। उसका फुकदान ज़रूर है। आपकी बाहर भी आपने भी बताया कि आपके हमसाया ममालिक में अकेडमीज़ हैं, तो आपकी कितने ममालिक में अकेडमीज़ हैं जो कि ट्रेनिंग दे रही हैं? ये तकरीबन तमाम ममालिक में है, एक कि नहीं, जितने ममालिक में हैं जिनकी अपनी अपनी सकाफ़त है वो उसको ट्रेनिंग देते हैं, वो वहाँ पर सीख कर आते हैं। लेकिन पूना अकेडमी एक मशहूर नाम है जहाँ के पढ़े लिखे लोग, एक्टिंग वाले बड़े बड़े यहाँ पर नामी ग्रामी आए हैं, इसलिए मैंने उसका रेफरेंस दिया है कि वहाँ के लोग एक नामी ग्रामी हैं, उनका एक अथेंटिक है उनका सर्टिफिकेट जो है। आप हमें ये बताइएगा कि आज के दौर में ज़कूटा जिन जैसे किरदार क्यों नहीं बनते हैं? क्या वजह आपकी नज़र में, टैलेंट की कमी है या फिर लोग देखना पसंद नहीं करते? नहीं, बच्चे आज भी वही सोच रखते हैं जो हमारे बचपन में थे। जो आपके बचपन में सोच थी वही सोच हमारी थी। आज के बच्चों की भी वही सोच है जो हमारी हुआ करती थी। आज का बच्चा भी जिन जादूगर परियां देखना चाहता है। जिस तरह से हम और आप कहानियां सुनते थे ना, वो अपने सामने जिंदा और जावेद देख रहे हैं। चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें गायब हो रही हैं, सारा देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनको वो नहीं दिखाया जा रहा। कोई भी चैनल रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि ये बच्चों का स्लॉट है। हालांकि ये बच्चों के ड्रामे को सबसे ज़्यादा इश्तिहारात पीटीवी में मिलते थे, उसमें 2.5 करोड़ रुपए के जो इश्तिहार थे एक एपिसोड में थे। कोई रिस्क नहीं लेता। लेकिन अब ये है कि हमने रिस्क लिया है। रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से हमारा जो है ना नया सिलसिला शुरू हो गया है। उसमें जदीद एनिमेशंस हैं और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अब बच्चे ऐनक वाले जिनको इंशाल्लाह भूल के तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके पर रिटर्न ऑफ नस्तूर देख सकेंगे। वो अगले हफ्ते में ऑन एयर चली जाएगी। आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादातर डोरेमोन और इस तरह के कार्टून्स को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो वो किस तरह से मतलब यहाँ पे आके ज़कूटा जिन की ज़िद करते हैं कि भाई हमने ज़कूटा जिन देखना है? नहीं, वो असल में हमारे अपने किरदार हैं। वो इसलिए देखते हैं कि उनको यहाँ देखने को कुछ नहीं मिल रहा। जब आप उनको यहाँ पर अच्छे चैनल दिखाएंगे, अच्छे कहानियाँ दिखाएंगे, जिस तरह हमारे ऐनक वाले जिनने रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, हिंदुस्तान में इसने रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, लोग ने हमारी कॉपियाँ की हैं हिंदुस्तान में, मेरे डायलॉग्स की, कैच मी इफ यू कैन और ज़कूटा की कॉपी की हुई है सारी। तो वो जो है ना, ये इसी तरीके से है कि बस क्या बताया जाए आपको। अच्छा, तो आप हमें ये बताइएगा कि एज आ PRO सकाफ़त और पाकिस्तानी कल्चर के लिए आप क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आगे का आपका क्या प्लान है? मैंने तो ड्रामा ख़त्म होते ही ऐनक वाला जिन शुरू कर दिया था, जो मेरे इख्तियार में था, क्योंकि मुझे ये काम आता है और मैं ये 11 साल से लाइव दिखा रहा हूँ। उसमें इतने मैसेज मैं दे देता हूँ बच्चों को कि जो कि उनका टीचर पहली जमात से 10वीं जमात तक नहीं दे पाता। मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इसलिए मैं वो जो ड्रामा करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अपना हक अदा करता हूँ। मैंने पूरे पाकिस्तान में ये ड्रामा किया है। यूनिसेफ के 2,500 से ज़्यादा मैंने शो किए हैं। नेशनल एक्शन प्लान जो हमारी आर्मी का है, लोगों को बताया है। पूरे पंजाब के 44 जो हमारे डिवीज़न है उनमें जाकर 44 शो किए हैं, बताया है कि नेशनल एक्शन प्लान है क्या, हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। डेंगू पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। कोरोना पे मेरी टीम ने काम किया है कि इससे कैसे निपटना है। मिस्टर एंड मिसिस कोरोना मैंने बनाया था, वो वॉइस ऑफ अमेरिका तक वो चला है। तो मैं क्या करूँ, मेरी ये सकाफत की खिदमत ही है जो मेरे पास है, मैं उसको बेच रहा हूँ जी। बिल्कुल। अच्छा, तो आप हमें ये बताइएगा कि कभी नस्तूर जिन ने आपको पकड़ लिया हो ख्वाब में या आपको डराया हो? हाँ, नहीं, शुरू में जब ये ड्रामा शुरू हुआ है उस वक़्त हमारी जो नींदें थीं वो यही होती थी, कभी ज़कूटा आ रहा है ख्वाब में, फिर कभी नस्तूर आ रहा है। वो उस वक़्त खौफ था, बच्चों पर भी था, मुझ पर भी था। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद वो इतनी दोस्ती हो गई कि फिर वो जिन नहीं रहा, ज़कूटा जिन नहीं रहा, नस्तूर जिन नहीं रहा, फिर वो शहजाद कैसर और मुन्ना लौरी के रूप में हमारे दोस्त बन गए। अब आपको मतलब वो ख्वाब में दोस्त बन के मिला करते हैं? मिलते हैं, हाँ, उसी वक्त मिलना शुरू हो गए थे। शुरू में डर लगता था, उनका बड़ा हैवी कैरेक्टर था, लेकिन जब हमारा ड्रामा शुरू हुआ तो इतनी कुर्बत हो गई, इतने हमारे फासले ख़त्म हो गए कि वो हमें रच बस गए।
आपकी बिल बतौरी के साथ ड्रामे में काफ़ी मजबूत जोड़ी थी, आपकी असल ज़िंदगी में उनके साथ ताल्लुकात कैसे थे? असल ज़िंदगी में सलाम दुआ की हद तक था। जिस वक्त ड्रामा शुरू हुआ है तो उसमें शुरू की किस्तें मैंने अकेले की हैं। उधर नस्तूर और जकोटा होते थे, इधर मैं अकेला होता था। ये एक दीवार बनी थी, उसमें आती थी। जब भी मुझ पे कोई मुश्किल पड़ती है मैं मंत्र पढ़ता हूँ, बिल बतौरी नसा चौड़ी अद्दी मिट्टी अद्दी कौड़ी एम सॉरी, चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी बहन है, आ जा कॉमन कॉमन करता था तो दीवार में उसकी शक्ल आ जाती थी और मैं पूछता था बता नस्तूर किधर है, जकोटा किधर है, और इसको बनाइए। फिर मैंने हफीज़ ताहिर से कहा, मैंने कहा सर मेरे साथ भी एक नेगेटिव कैरेक्टर और बनाए। तो नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर लड़की घर से हीरोइन बनने चली थी कि मैं परी बनूंगी या अच्छा रोल करूंगी, वो चुड़ैल बनने को तैयार नहीं थी। ये मासूम सी एक तरफ बैठी होती थी, तस्वीर पढ़ रही होती थी। मैंने कहा ये खातून को आप चुड़ैल बना लें। उससे पूछा नुसरत ये चुड़ैल का रोल करोगी? वो कहती कितने पैसे दोगे? उन्होंने कहा 700 रुपया। उन्होंने कहा ठीक है। खुश हो गई। 700 रुपया बड़ी बात थी 93 में। और उसने फिर वो रोल किया। फिर ऐसा उसने रोल किया कि फिर उसके बाद मेगा भी आई हैं, ज़ेबा शनाज भी आई हैं, इरम हसन भी आई हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी उसमें अगर लड़कियां, रूप आई है। तो उन्होंने आके कोशिश की है कि बिल बतौरी को मात दे सकें, लेकिन उस तक कोई नहीं पहुंच सका और बिल बतौरी ने अपना लेवल इंतहा तक पहुंचा दिया। 14 अगस्त के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 14 अगस्त जश्न आज़ादी है, इसको उसी तरह मनाइए जिस तरह से आप किसी ईद का त्यौहार मनाते हैं। ये इतनी बड़ी आज़ादी है कि जिसका नेमुल बदल कोई नहीं है। हमारे उन बुज़ुर्गों से पूछिए जिन्होंने अपनी जानें दी हैं और बेबहा खून बहा कर हमने ये मुल्क हासिल किया है। इसकी कहानियाँ पढ़िए, आपको अंदाज़ा हो। और अगर आज़ादी की कदर करनी है तो आप फ़लस्तीन और कश्मीरियों से हासिल कीजिए जो कि आज़ादी का एक दिन का सूरज देखने के लिए तड़प रहे हैं, और उनसे पूछिए कि आज़ादी क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी की फ़ज़ा में है। इसको बचाइए, अपने मुल्क को बचाइए, पाकिस्तानी परचम की हिफाजत कीजिए और दुआ कीजिए कि कश्मीरी और फ़लस्तीनी जो इस वक्त अंधेरे में है, ग़ुलामी में है, भारत की कैद से वो भी आज़ाद हों और वो भी हमारी तरह आज़ादी का सूरज देख सकें। आप आज के दौर में नए आने वाले फ़नकारों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नए आने वाले फ़नकारों के लिए यही है कि वो शॉर्टकट न ढूंढें। वो सोचते हैं कि हम जहाँ पर जाएंगे और रातों रात हम सुपर हिट हो जाएंगे। इसके लिए एक होमवर्क कीजिए, इसके लिए ट्रेनिंग लीजिए, इसके लिए बड़ों का अदब कीजिए, इसको प्रॉपर टाइम दीजिए। जब आप मुकम्मल होकर स्टेज पर जाएंगे तो फिर आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। जो चीज़ मार्केट में आए और फ्लॉप हो जाए वो दोबारा हिट नहीं होती। इतनी तैयारी के साथ आप स्टेज फिल्म की या रेडियो के स्टेज पर, जहाँ जो भी आपको पसंद है मीडियम, जब आप वहाँ पर जाएँ इतनी पुख्तगी के साथ जाएँ कि कोई आपको वहाँ पर शर्मिंदा ना कर सके और आप खुद भी जैसा से कंपनी का शिकार ना हो और आपको लोग आइंदा के लिए बुकिंग कर लें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने इस कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। उल्लुलु हेलो, उल्लुलु हेलो। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे दास्तान ऐनक वाला जिन के अहम किरदार जिनको हामून जादूगर कहा जाता था। इनसे हमने इस ड्रामे के हवाले से भी बात की, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी इनसे बात की। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नई स्टोरी में। अल्लाह निगहबान।